होते हैं, थोरेक्स होते हैं और एब्डामेन होती है। तो वो जो पार्ट होता है थोरेक्स, क्या होते हैं, थोरेक्स पार्ट्स में पाया जाता है। तो अब यहां से देखिएगा कि यह हार्ट कैसे होता है और इसमें संचरण कैसे होता है, और यही मनुष्य का स्ट्रक्चर होता है। और इसी के 3 भाग होते हैं, कौन कौन थे, सिर होता है, वक्ष होता है और उदर होता है। तो इसमें जितनी चीजों की जरूरत होती है उतना ही चीजें बनाया जाता है, ठीक है। और यही जो होता है, यही जो होता है हमारा हाथ होता है, क्या होता है, हाथ होता है। और हाथ में बहुत सारे बोन्स पाए जाते हैं, जिसमें आपका योगदान फिंगर का होता है, क्या होता है, अंगुलियों का होता है। और इसी में यहीं पे हार्ट स्थित होता है। और हार्ट कहाँ पे पाया जाता है, अब ध्यान दीजिएगा। और हमारी बॉडी जो होती है बाइलेटरल होती है, क्या होती है, मोनोलेटरल और बाइलेटरल, जिसे आप बॉटनी में जब आप पढ़ेंगे तो एक बीजपत्री और दुई बीजपत्री होती है। तो उसे मोनोकाट और डाइकाट कहते हैं। यह क्या होते हैं, हमारी जो शरीर होती है बाइलेटरल का मतलब होता है इसको बीच से तोड़ा जाए तो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो यह कौन सा पार्ट्स होता है हमारा, कौन सा भाग, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट होता है। और ये कौन सा होता है, राइट होता है। तो यह शरीर में इसके 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक लेफ्ट हो जाता है और दूसरा राइट हो जाता है। तो यह कौन सा पार्ट्स होगा, क्या होगा, लेफ्ट होगा। और दूसरा क्या होगा, यह राइट होगा। इतनी चीजें तो आपको कंफर्म होनी हो गई होगी। यह राइट पार्ट्स होता है और यह क्या होता है, लेफ्ट पार्ट्स होता है। तो यह डिवाइडेशन होता है। और हार्ट जो होता है, पहले देख लीजिए, चीजें बहुत सारी है जो आपके काम की चीजें हैं। और यही जो हार्ट होता है यह न तो लेफ्ट में स्थित होता है, न तो राइट में स्थित होता है। होता तब होता कहाँ है, दोनों के मिडिल पार्ट्स में। इसका कुछ भाग लेफ्ट की ओर और कुछ भाग राइट की ओर स्थित होता है, हम बता रहे हैं। तो यह क्या होता है, मीडियन स्पेस, मध्य अवकाश में स्थित होता है। और इसमें विशेष प्रकार की रिब्स होती है, जब कंकाल पढ़ेंगे तो वहां हम बताएंगे। तो यही हार्ट होता है। और हार्ट जो होता है उसका शेप कैसे होता है, कोनिकल होता है, शंक्वाकार होता है, क्या होता है, शंक्वाकार होता है। और यही जो हार्ट होता है देखिएगा, इसी में एक विशेष प्रकार की ऐसी संरचना होती है, क्या होती है, ऐसी संरचना होती है। और यही क्या होता है, यही हार्ट होता है, क्या होता है, यही हृदय होता है। और यह बहुत सारी लेयर का बना होता है, क्या होता है, कई लेयर का बना होता है। तो इसमें हम लेयर नहीं दिखा रहे, लेयर दिखाएंगे तो बहुत रफ हो जाएगा। तो यही इसी को क्या कहते हैं, इसी को हार्ट कहते हैं। और यही हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंट्रल ऑर्गन्स होता है या केंद्रीय अंग होता है। ब्लड की सप्लाई का मुख्य ऑर्गन्स जो होता है वह हार्ट होता है। और यही हार्ट जो होता है पंप, पंप समझ रहे हैं, क्या होता है, सिस्टोल और डायस्टोल, यानी संकुचित होता है और प्रसारित होता है, यानी सिस्टोल और डायस्टोल होता है। तो इसी से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और इस सिस्टोल और डायस्टोल को ब्लड ले जाने के लिए हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होती है, जिसे रुधिर नलिकाएं कहते हैं। और उस रुधिर नलिकाओं में 2 नलिकाएं होती हैं, एक धमनी होती है और दूसरा सिरा होती है। किसको धमनी कहते हैं और किसको सिरा कहते हैं, अभी ये स्पष्ट हो जाएगा। तो हमारा हार्ट जो होता है वह 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कौन कौन से, ऊपर वाले पार्ट को आलिंद और नीचे वाले पार्ट को नीले कहते हैं। और इसी हार्ट में एक विशेष प्रकार की वेसल्स होती है जिसका नाम होता है सिस्टेमिक एरोटा, जिसे दैहिक महाधमनी कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी स्पष्ट करेंगे दैहिक क्यों होती है। और यही जो धमनी होती है इसे दैहिक धमनी क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहीं से एक विशेष प्रकार की नली निकलती है, क्या होती है, दैहिक महाधमनी होती है, जो रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में या क्या करती है, या प्रसारित करने का या सर्कुलेट करने का कार्य करती है। तो अब यहां से देखिएगा, यह जो धमनी होती है ऐसी संरचना होती है। और यही जो धमनी होती है, आर्टरी होती है, शरीर के गहरे भागों में स्थित होती है, कहाँ होती है, गहरे भागों में स्थित होती है। और जब हमारे आर्म में जाती है, यानी भुजाओं में जाती है, तो यह थोड़ा सा टर्न हो जाती है, क्या होती है, टर्न हो जाती है। और यह त्वचा के संपर्क में आ जाती है, क्या होती है, त्वचा के संपर्क में आकर पूरा अंदर की ओर चली जाती है। और यह शरीर के विभिन्न अंगों में ऐसी संरचनाएं होती हैं। तो यह है हमारे शरीर का एक प्रकार का क्या होता है, अंग होता है, क्या होता है, ऑर्गन्स होता है, क्या होता है, ऑर्गन्स, अंग। हाथ भी एक प्रकार का अंग होता है। तो धमनी किसे कहते हैं, यानी ऐसी ब्लड वेसल या ऐसी नलिकाएं जो रुधिर को सीधे कहां ले जाती हैं, हृदय से अंगों में ले जाती हैं। यही समझने की चीज होती है।
धमनी किसको कहते हैं? यानी जो रुधिर नलिकाएं हृदय से रुधिर को आर्गन्स या अंगों में ले जाती है उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी, आर्टरी कहते हैं, आर्टरीज या धमनी। धमनी यस नहीं होता है, उससे क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। और जो अंगों से रुधिर को लाती है उससे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। अंगों से जो रुधिर को लाती हैं जब वो वापस आती हैं तो यहाँ से त्वचा के संपर्क में हो जाती है। यहाँ से जब होती है, रिवर्स होती है, तो यह त्वचा के संपर्क में हो जाती हैं और यह सीधे रुधिर को सीधे कहाँ पे लाती हैं? इस चेंबर में लाती हैं। कहाँ से लाती हैं? इस चेंबर में लाती हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरा, वेन, वेन, वेन के नाम से जानते हैं। तो यही दो कंडीशंस होती है। यहाँ पे यह एरो देखिएगा, यह अंगों से रुधिर को वापस ले जाती हैं और ये क्या करती हैं? हृदय से रुधिर को अंगों में ले जाने का कार्य करती हैं। तो इससे दो बातें आपको स्पष्ट हो रही हैं कि धमनी और शिरा। धमनी जो होती है हमारे शरीर के गहरे भागों में होती है। क्या होती है? गहरे भागों में होती है, दिखाई नहीं देती हैं, उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और जो शिरा होती है यह शरीर के ऊपरी भागों में पाया जाता है। क्या होता है? यह शरीर के ऊपरी भागों में पाया जाता है। जो त्वचा के संपर्क में जो वेसल्स होती है उसे क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। इतनी दो चीजें स्पष्ट हो गई। और यहीं से जो यहाँ टर्न देख रहे हैं, यहीं से बीपी को मापा जाता है, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस सर्कुलेटरी सिस्टम को अध्ययन करने का श्रेय फादर ऑफ इस सर्कुलेशन को क्या कहते हैं? परिसंचरण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंचरण विज्ञान कहते हैं, जिसे एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसको कहा जाता है? विलियम हार्वे को कहा जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, परिसंचरण विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? विलियम हार्वे को कहा जाता है। और इसी कारण फादर ऑफ एंजियोलॉजी के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये दोनों चीजें होती हैं। अब यहां से देखिएगा कि इसी परिसंचरण में यदि क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सबसे पहले परिसंचरण की खोज किस प्राणी में की गई थी? रुधिर परिसंचरण की खोज सबसे पहले किस प्राणी में की गई थी? स्नेक में की गई थी, सर्प में की गई थी। सर्प में विलियम हार्वे ने सबसे पहले परिसंचरण का अध्ययन सर्प या स्नेक में किया था। और बीपी को सबसे पहले किस में नापा गया था? रुधिर दाब को सबसे पहले किस प्राणी में नापा गया? घोड़े में, हॉर्स में नापा गया था। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो यही क्या होती है? परिसंचरण विज्ञान के नाम से हम जानते हैं। तो इसी में और आगे आप क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी कभी यहां पढ़े होंगे कि धमनी में क्या होता है? शुद्ध रुधिर बहता है। क्या होता है? शुद्ध रुधिर, प्योर ब्लड बहता है। और शिरा में क्या होता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। क्या होता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है? यानी ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रुधिर के नाम से या प्योर ब्लड के नाम से जानते हैं। और जिस रुधिर में ऑक्सीजन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रुधिर होता है। अशुद्ध का मतलब खराब होने से नहीं है, जब उसमें ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है या हट जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? अशुद्ध रुधिर के नाम से हम जानते हैं। तो यह दो कंडीशंस होती है, कुछ इसके अपवाद भी होते हैं। तो इसमें लिख लीजिएगा, मनुष्य में रुधिर परिसंचरण का अध्ययन सबसे पहले 1628 में विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, WILLIAM होता है, विलियम हार्वे ने सर्प या स्नेक में किया था। सर्प या स्नेक में रुधिर परिसंचरण का अध्ययन सबसे पहले 1628 में विलियम हार्वे ने सर्प में किया था। इसी के कारण विलियम हार्वे को परिसंचरण विज्ञान का पिता, परिसंचरण विज्ञान का पिता, फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ
एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी कहते हैं। अब यहां से देखिएगा, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मनुष्य के रुधिर परिसंचरण में, मनुष्य के रुधिर परिसंचरण में धमनी, धमनी, आर्टरी, आर्टरी, सिरा, सिरा वेन व हृदय, हार्ट, धमनी, सिरा व हृदय की मुख्य भूमिका होती है, मुख्य भूमिका होती है। इतना हो गया। अब यहां से इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। डिफरेंस तो बेसिक बता दिए कि यह क्या होती है, शरीर के गहरे भागों में स्थित होती है जो दिखाई नहीं देती है, और इसमें शुद्ध रुधिर बहता है, और यह शरीर के ऊपरी सरफेस पे होती है और इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। और इसमें अगला क्वेश्चन होता है, इसमें वाल्व, एक शब्द होता है वाल्व, नाम सुने हैं, कपाट, वाल्व। वाल्व का बेसिक फंक्शन क्या होता है? वाल्व का बेसिक कार्य होता है किसी भी चीज को एक तरफ जाने देता है, वापस नहीं आने देता है। क्या होता है? एक तरफ जाने देता है, वापस नहीं आने देता है। उसी को, यही वाल्व का मुख्य कार्य होता है, कपाट का मुख्य कार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप व्हीकल्स रखे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर रखे हैं, तो जब हवा डालते हैं तो उसके ऊपर एक वाल्व लगी होती है, अंदर की ओर वाल्व लगी होती है। जैसे हवा को आप डालते हैं तो वो वाल्व क्या होती है, फैल जाती है, और जब हवा भरना बंद कर देते हैं तो वो वाल्व क्या होती है, बंद हो जाती है। तो यही इसका कार्य होता है कि कपाट, कहीं भी कपाट, चाहे वह नेचुरल हो चाहे वह आर्टिफिशियल हो, उसका बेसिक कार्य होता है कि एक तरफ जाने देता है, वापस नहीं आने देता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि किसमें वाल्व पाए जाते हैं? धमनी और सिरा किसमें वाल्व पाए जाते हैं? इसमें वाल्व पाए जाते हैं। क्या होते हैं? इसमें वाल्व पाए जाते हैं और इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं। अभी इसको हम नोट करा रहे हैं। इसके बाद से चलिए इसको, इसके बाद से दोनों में अंतर लेके हृदय की संरचना हम बताएंगे। इसमें लिख लीजिएगा धमनी व सिरा में अंतर, धमनी व सिरा में अंतर। अब यहां से देखिएगा, दो ऐसे पॉइंट कर लीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा धमनी, धमनी, बेसिक जो अंतर होता है मैं बता रहा हूं, आर्टरी, आर्टरी, और दूसरा क्या होता है, सिरा होता है, वेन होता है। तो इन दोनों को अंतर लिखने से बेटर है, इसको मैं फिगर के द्वारा ड्रा कर दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। धमनी का बेसिक, धमनी का कार्य क्या करता है, ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स की ओर ले जाता है। क्या होता है, ब्लड से हार्ट से ऑर्गन की ओर ले जाता है। अब यहां से देखिएगा, जो यह धमनी होती है, मान लीजिए कि यह हृदय है, क्या होता है, हृदय होता है, हार्ट होता है, और यह एक विशेष प्रकार की नली होती है। क्या होती है, विशेष प्रकार की नली होती है। ऐसे ब्लड वेसल्स की संरचना होती है, और इसका मुख्य कार्य होता है हृदय से अंगों की ओर ले जाना होता है। यह, इसकी जो दीवार होती है थोड़ी पतली होती है। क्या होती है, इसकी जो दीवार होती है धमनी की, वह पतली होती है। इसका मुख्य कार्य होता है रुधिर को हृदय से, यह एरो देखिएगा, यह किधर ले जाती है, अंग या ऑर्गन्स की ओर ले जाती है, ऑर्गन्स की ओर ले जाती है। और इसकी जो दीवार होती है मोटी होती है, बहुत ही मोटी होती है, कई लेयर की बनी होती है। इसकी जो दीवार होती है बहुत ही मोटी होती है, और यह कई लेयर की बनी होती है। इसके पीछे कारण होते हैं कि यहाँ पे ब्लड को, इसकी जो दीवार होती है काफी मोटी होती है,
क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत अधिक होता है। ये जो संरचना देख रहे हैं, इसकी दीवार होती है। क्या होती है? इसकी दीवार होती है। क्योंकि जैसे ही हार्ट सिस्टोल करता है, रुधिर क्या होता है, उसका दबाव, जैसे किसी भी चीज को दबाते हैं यहाँ, तो प्रेशर क्या होता है, लिक्विड बहुत तेजी से जाता है। इसलिए प्रेशर को क्या करता है, एडॉप्ट करने के लिए इसकी जो वाल होती है, दीवार होती है, वह मोटी बनाई जाती है। इसी के कारण यह दाब को आसानी से सह सकता है। लेकिन जब यही ऑर्गन्स, ये प्रिंसिपल आर्टरी होती है, मुख्य धमनी होती है, लेकिन जैसे जैसे शरीर के अन्य अंगों में जाएंगे तो ये धमनियां क्या होती हैं, पतली हो जाती हैं और बहुत ही इतने ज्यादा प्रेशर को झेल नहीं पाती। यही कारण होता है कि जब बीपी अधिक हो जाती है तो वह उस दबाव को क्या होती है, एडाप्ट नहीं कर पाती है और क्या होती है, फट जाती है। तो उस शरीर के जो अधिकांश जो धमनियां होती हैं, ब्रेन में बहुत पतली पतली होती हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। तो इतना जानिए कि इसका मुख्य कार्य होता है रुधिर को हृदय से ऑर्गन्स की ओर ले जाना होता है। और जो शिरा होती है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, यहाँ पे देखिएगा, शिरा जो होती है, इसकी दीवार क्या होती है, पतली होती है और इसकी जो कैविटी होती है वह मोटी होती है। क्या होती है, कैविटी होती है। कैविटी का मतलब होता है यही गुहा होती है। इतनी जो इसकी संरचना होती है क्या होती है, इसी को कैविटी कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यहाँ पे हृदय हो गया और यह क्या होता है, अंग हो गया। क्या हो गया, अंग हो गया। और इसका मुख्य कार्य होता है रुधिर को कहाँ से ले जाना होता है, आर्गन से हृदय की ओर ले जाना होता है। और चूंकि इसकी दीवार पतली होती है, इसीलिए इसमें वाल्व पाए जाते हैं। क्या होते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। इसी को कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं, कपाट या वाल्व कहते हैं। वाल्व, वाल्व के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें स्पष्ट हुई कि इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं और इसमें वाल्व पाए जाते हैं। तो इसके पीछे कारण होता है कि इसमें प्रेशर अधिक होता है, जिसके कारण रुधिर को वापस आने की संभावना नहीं होती है। लेकिन इसमें प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। जिसे आप 120 और 80 mmHg आप बीपी को पढ़ते हैं, इसमें दाब क्या होता है, कम होता है। तो रुधिर को वापस जाने की संभावना रहती है। इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या होते हैं, इसमें वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व का बेसिक फंक्शन, जैसे यह रुधिर इधर गया और जैसे वापस आने का प्रयास करेगा, क्या होगा, सबसे पहले प्रेशर यहाँ पे पड़ेगा और ये दोनों क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, जिसके कारण रुधिर वापस नहीं जा पाता है। तो यही कारण होते हैं कि शिराओं में क्या होते हैं, कपाट पाए जाते हैं। यही कारण होते हैं कि जैसे हम अपने हाथ को नीचे कर लेते हैं, तभी ब्लड का फ्लो होता रहता है। यदि ब्लड का फ्लो नीचे से ऊपर आना होता है, यदि वाल्व नहीं पाए जाएंगे तो ब्लड नीचे ही रह जाएगा, प्रेशर ही नहीं बनेगा, हार्ट तक आ ही नहीं पाएगा। ये सारी प्रक्रिया होती है। तो इसमें बेसिक पहला जो अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा, धमनी क्या होती है, शरीर के गहरे भागों में पाई जाती है। पहला अंतर क्या होता है, गहरे भागों में पाए, बेसिक डिफरेंस लिखते हुए चलिएगा। यह क्या होता है, यह शरीर के गहरे भागों में पाई जाती है, शरीर के गहरे भागों में पाई जाती है, गहरे भागों में पाई जाती है। सिरा में लिखिएगा, यह शरीर के सतह पर पाई जाती है, शरीर के सतह पर पाई जाती है, सतह या सरफेस पर पाई जाती है। दूसरा पॉइंट धमनी में लिखिएगा, आर्टरी में, इसकी दीवार मोटी होती है, यानी धमनी की दीवार मोटी होती है, दीवार मोटी होती है, मोटी होती है, जिसके कारण इसकी गुहा या कैविटी, गुहा या कैविटी सकरी या नैरो होती है, जिसके कारण इसकी गुहा सकरी होती है, जिससे इसमें रुधिर दाब बीपी अधिक होती है, बीपी अधिक होती है। दूसरा लिखिएगा, सिरा में इसकी दीवार पतली होती है, पतली होती है, कामा
गुहा या कैविटी चौड़ी होती है, गुहा या कैविटी चौड़ी होती है, जिसके कारण जिसके कारण बीपी कम होता है, बीपी कम होता है, बीपी कम होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट धमनी में लिखिएगा। धमनी में सदैव शुद्ध रुधिर बहता है, धमनी में तीसरा पॉइंट शुद्ध रुधिर, प्योर ब्लड, शुद्ध रुधिर, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड अथवा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, सिरा में, सिरा में अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ब्लड बहता है। चौथा पॉइंट, धमनी में वाल्व या कपाट नहीं पाए जाते हैं, कपाट वाल्व नहीं पाए जाते हैं, वाल्व नहीं पाए जाते हैं। और इसमें चौथा पॉइंट लिखिएगा, सिरा में इसमें कपाट पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। एक अंतिम अंतर होता है, एक क्वेश्चन बनता है कि धमनी का अपवाद एक्सेप्शन और सिरा का अपवाद, आर्टरी और वेन का एक्सेप्शन क्या होता है? पल्मोनरी होती है। क्या होती है? पल्मोनरी होती है। तो इसमें एक अंतिम पॉइंट लिख लीजिएगा, पांचवा पॉइंट, धमनी का अपवाद, अपवाद इसी को फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टरी, आर्टरी इसी को हिंदी होती है फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसी धमनी। और इसका अपवाद क्या होता है? आर्टरी। और एक्सेप्शन क्यों होगा, अपवाद क्यों होता है? एक्सेप्शन क्या होता है? इसमें जो बेसिक रूल्स होता है, आर्टरी में वो प्योर ब्लड बहता है। एक्सेप्शन कब होगा? जब नियमों का उल्लंघन करता है, तभी तो एक्सेप्शन आता है। इसमें क्या बहेगा? इम्प्योर ब्लड बहेगा। क्या होता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। क्या होता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। यानी यहां देखिए अंतर है, ये आर्टरी है और ये वेन है। क्या है? वेन है। अभी हम आगे इसको समझाएंगे, अभी समझाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, बस इतना जानिए कि इसका अपवाद क्या होता है। पुल्मोनरी आर्टरी होता है अशुद्ध रुधिर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। अभी हम बता रहे हैं, इस पॉइंट को अभी छोड़ दीजिए, बस इतना जानिए कि अपवाद होता है। क्यों अपवाद होता है? अभी 10 बार भी समझाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आगे जब अभी सर्कुलेटरी सिस्टम हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, वेन हो गया, आर्टरी वेन होगा।
ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इस पॉइंट पर अभी ज्यादा सर्च ना कीजिए, ठीक है। यह बेसिक अंतर होता है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि अब इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, स्ट्रक्चर, मनुष्य का स्ट्रक्चर, यानी हृदय जो होता है इसका इतना स्पष्ट हो गया कि मनुष्य क्या होता है, यह मीडियन स्पेस में स्थित होता है, कुछ भाग लेफ्ट की ओर कुछ भाग राइट की ओर स्थित होता है। और इसी का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, और इसमें कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कैसे बीट होती है, बीपी क्या होता है, कैसे ये सब सारी चीजें होती हैं। हार्ट में साउंड आता है, एक बार बताए थे किसका होता है, लप और डप का होता है। तो इतनी चीज आपको स्पष्ट हो गई। नेक्स्ट पेज लें। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि यही मनुष्य का हृदय होता है, और यह क्या होता है, त्रिकोणीय संरचना होती है। मनुष्य का हृदय जो क्या होता है, त्रिकोणीय संरचना होती है, और ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसी को हार्ट या हृदय कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हार्ट या हृदय कहते हैं। ऐसे यही त्रिकोणीय संरचना होती है, और इसकी जो लेयर होती है दो लेयर की बनी होती है। कौन कौन सी, इसकी जो लेयर होती है दो लेयर की बनी होती है। अब यहां से देखिएगा, इसकी जो लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है और दूसरा इनर लेयर होती है। क्या होती है, आउटर लेयर और दूसरा इनर लेयर होती है। यानी एक बाहरी झिल्ली होती है और दूसरा आंतरिक झिल्ली होती है। अब यहां से देखिएगा, इसके ब्रीफ हिस्ट्री में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको जितनी जरूरत है आप उतना पढ़िए। यह जो ऊपरी वाला जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। निचले वाले पार्ट को नीले कहते हैं, क्या कहते हैं, नीले कहते हैं। तो एक एक चीजों को जैसे जैसे आता है मैं, तो यह क्या होता है, बाहरी झिल्ली होती है। यह जो झिल्ली होती है इसका नाम क्या होता है, बाहरी झिल्ली, यानी हृदय की बाहरी झिल्ली होती है। इसी को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, आउटर, आउटर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन होती है। और यह तो बाहरी झिल्ली होती है, और इसी बाहरी झिल्ली का नाम क्या होता है, इपिकार्डियम। हृदय की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, इपिकार्डियम कहते हैं। इसी को इपिकार्डियम, इसकी हिंदी भी वही होती है, इपिकार्डियम होती है। और हृदय की आंतरिक झिल्ली को या अंदर वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, आंतरिक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक झिल्ली कहते हैं। और इसी को इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी झिल्ली को क्या कहते हैं, बाहर को इपिकार्डियम और अंदर की झिल्ली को एंडोकार्डियम कहते हैं, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इसकी हिंदी भी यही होती है। अब यहाँ अभी लिखिए ना, इसको ध्यान दीजिएगा। इन्हीं दोनों झिल्लियों को, हृदय की जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, हृदय की आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, इपिकार्डियम, और इनर मेम्ब्रेन एंडोकार्डियम होती है। अभी बाद में नोट कर लीजिएगा। और इन्हीं दोनों झिल्लियों को सम्मिलित रूप से एक नाम दिया गया है, इन्हीं दोनों झिल्लियों को एक नाम दे दिया गया है। यानी हृदय के ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों का सम्मिलित नाम क्या होता है, हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों का नाम हृदय आवरण, आवरण का मतलब होता है कवर होता है। इसे पेरिकार्डि इसका नाम होता है, क्या भी बताए थे, पेरिकार्डियम। यस, इसी का नाम होता है पेरिकार्डियम होता है। क्या होता है, इसी का नाम, दोनों हृदय के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसे हृदय आवरण। अब इसको नोट ना कीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसी को हृदय आवरण कहते हैं। और इन्हीं आवरण के बीच में फ्रैक्शन पढ़ें, घर्षण। घर्षण क्या होता है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है, फ्रैक्शन जब अधिक होगा तो वह चीजें क्या होगी, डैमेज होगी, अधिक डैमेज होगी। और फ्रैक्शन कम होगा तो वह चीजें कम डैमेज होगी। और फ्रैक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं, लुम्ब्रिकेंट को लगा देते हैं, ऑयल या ग्रीस को लगा देते हैं, ठीक है।
वह फ्रैक्शन कई प्रकार का होता है। तो यह फ्रैक्शन, इसी फ्रैक्शन, यह मानो दोनों झिल्लियां आपस में फ्रैक्शन घर्षण करेंगी तो ये क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। और इसी डैमेज को रोकने के लिए क्या होता है, नेचुरली रूप से एक ग्रीस लगा होता है, उसका नाम क्या होता है, पेरिकार्डियम द्रव होता है। इन्हीं दोनों के बीच में एक द्रव पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, इन्हीं दोनों झिल्लियों के बीच में एक द्रव पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है जिसे हृदय आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय पेरिकार्डियम द्रव, इसका नाम क्या होता है, पेरिकार्डियम द्रव होता है, पेरिकार्डियम द्रव होता है। और नो नो, कहाँ पे, ए, हृदय के आवरण को हृदय आवरण या मायोकार्डियम, नहीं सही है, ये पेरिकार्डियम होता है। इन्हीं दोनों के बीच में जो द्रव पाया जाता है ये पेरिकार्डियम होता है, ये पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। बात समझ में आई, सही है वो, ठीक। अब इतना जानिए, अब यहां से देखिए इसका डिवाइडेशन क्या होता है। हृदय के ऊपरी झिल्ली को क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। हृदय की ऊपरी झिल्ली को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं, आलिंद। और इसी को एट्रियम कहते हैं, क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। और इसी को दो भागों में डिवाइड कर दें, क्या होते हैं, इसी को जब दो भागों में डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाता है, एक दायां आलिंद बन जाता है। यह क्या होता है, दायां आलिंद, राइट एट्रियम बन जाता है। और ये क्या बन जाता है, बायां आलिंद बन जाता है। क्या होते हैं, बायां आलिंद होते हैं। क्या होते हैं, आलिंद होते हैं। इसे राइट एट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हार्ट में क्या होता है, पोर हो जाता है, छिद्र हो जाता है। क्या होते हैं, हार्ट में छिद्र हो जाता है। तो जो हार्ट में छिद्र का होने का अभिप्राय होता है, जैसे बॉडी में फीवर हो जाता है, और फीवर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। फीवर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हृदय में भी क्या होता है, हृदय को भी फीवर होता है, हृदय को भी बुखार होता है। और उस फीवर को क्या कहते हैं, हृदय में होने वाले फीवर को रूमेटिक फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, रूमेटिक फीवर कहते हैं। और यह जो रूमेटिक फीवर होता है, तो फीवर कहीं भी वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस दो झिल्लियों का जो नाम होता है, इतना नाम आपको डिटेल जानने की जरूरत नहीं होती है। यह दोनों झिल्लियों के बीच की जो दीवार होती है, इसकी जो होती है अंतरा आलिंद पट होता है। अंतरा का मतलब होता है अंदर होता है, और अंतरा आलिंद पट यानी इंट्रा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, अंतरा आलिंद पट होता है। और इसी पट में जब क्या होता है, जब क्या होता है, जब रोमैटिक फीवर होता है तो इसी झिल्लियों का निर्माण पूरा नहीं हो पाता है। क्या होता है, इसी झिल्लियों का निर्माण पूरा नहीं हो पाता है। इसी को क्या कहते हैं, दिल में छेद या हृदय में छेद के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। और यह छिद्र के दो कारण होते हैं, या तो आप नेचुरल हो, या दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल रूप से क्या होता है, जैसे आप मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं या अन्य किसी अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में यह हो जाता है। यह कि बहुत मतलब बहुत डेंजरस या खतरनाक बीमारी नहीं है, उसको सर्जरी के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा, अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजियां इस पे आ गई हैं। जैसे जब आप ईसीजी कराते हैं, ईसीजी का नाम सुने हैं, ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ग्राफ नहीं होता है, सदैव ध्यान दीजिएगा। इसी ग्राम होता है। तो उसी से इसकी सर्कुले सारी चीजों का पता लगाया जाता है। तो इसी प्रकार से दो आलिंद होते हैं, और इसी प्रकार से इसका जब डिवाइडेशन कर दिया जाए तो यह नीचे वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं, नीले कहते हैं। क्या कहते हैं, नीले कहते हैं, नीले, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कहते हैं, नीले कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार से इसका डिवाइडेशन कर दिया जाए तो यह कैसे डिवाइड हो जाएगा, एक क्या होगा, दाया नीले होता है, दाया नीले, और राइट वेंट्रिकल होता है, और ये क्या हो जाता है, बाया नीले, बाया नीले। और यह लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाता है। क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस प्रकार से मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं।
दो आलिंद और दो नीले। चौड़े कक्ष को आलिंद कहते हैं और नुकीले कक्ष को नीले या वेंट्रिकल्स कहते हैं। और इसके अलावा अन्य जब प्राणियों में जाएंगे तो लास्ट में हम आपको कंफर्म कर दें कि इसमें कितना होता है। अभी यहाँ जानिए कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। और इन्हीं कक्षों में शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर हृदय के किस कक्ष में आता है? शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हार्ट होता है और ऊपर का रुधिर लाने के लिए एक अग्र महाशिरा होती है। क्या होती है? एक अग्र महाशिरा होती है। यह बहुत मोटी होती है और सीधे कहाँ आके खुलती है? इसमें खुलती है। किसमें खुलती है? इसे अग्र महाशिरा या एंटीरियर वेना केवा कहते हैं। और पीछे का जो शिरा होता है, यहाँ से पश्च महाशिरा होती है, सीधे जाके इसमें खुलती है। तो अब यहां देखिएगा, इसे पश्च महाशिरा कहते हैं। पश्च महाशिरा कहते हैं, महाशिरा। इसे पोस्टेरियर वेना केवा, पोस्टेरियर वेना केवा कहते हैं। क्या कहते हैं? केवा कहते हैं। और शिरा है तो इसमें कौन सा रुधिर होगा? शिरा का मतलब होता है छोटी छोटी शिराएं मिलकर बड़ी के बहुत शिरा का निर्माण कर लेती हैं। तो इसमें अशुद्ध रुधिर होगा। क्या होगा? अशुद्ध रुधिर होगा। तो इसका जो कार्य होता है शरीर के अग्र एवं पश्च भागों से अशुद्ध रुधिर को एकत्रित करना। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यह क्लोज्ड है। क्या है? बंद है। यदि लगातार रुधिर एकत्रित होता रहे तो क्या होगा? यह भर जाएगा। भरने के बाद यहाँ प्रेशर पड़ेगा या फट सकता है। तो इसी रुधिर को आगे जाने के लिए, अगले कक्ष में जाने के लिए यहाँ पे एक विशेष प्रकार का वाल्व पाया जाता है। क्या होते हैं? एक विशेष प्रकार का वाल्व पाया जाता है। अभी वाल्व बताए थे, यूनिडायरेक्शनल कार्य करता है। और इसी वाल्व का नाम क्या होता है? ट्राइकॉस्पिड वाल्व। क्या होता है? ट्राइकॉस्पिड वाल्व होता है। इसे त्रिवलनी वाल्व कहते हैं। इन्हीं वाल्वों के बंद होने से क्या होता है? एक आवाज होती है जिसे क्या कहते हैं? लब कहते हैं। LUBB होती है। क्या होती है? बंद होने से जो आवाज होती है, जो हार्ट की साउंड होती है, लब कहते हैं। अब यहां से देखिए कि ये लगातार भर जाएगा तो रुधिर सीधे कहां पे जाएगा? जब प्रेशर पड़ेगा तो यह खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो किस में जाएगा? किस कक्ष में जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और यही प्रोसेस यहां भी होती है। क्या होती है? यही प्रोसेस यहां भी होती है। तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी अशुद्ध रुधिर आया, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी क्या हो गया? अशुद्ध रुधिर आया। और इसमें भी क्या हो गया? अशुद्ध रुधिर आया। तो अशुद्ध रुधिर शुद्ध होने के लिए कहां जाएगा? अशुद्ध का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं है। और यह शुद्ध होने के लिए कहां जाएगा? फेफड़े में जाएगा। क्या होता है? फेफड़े में ध्यान दीजिएगा, फेफड़े में जाएगा। तो फेफड़े में जाएगा तो मान लीजिए कि यह हमारा एक लंग्स, मान लीजिए इसको, यह क्या होता है? लंग्स होता है। लंग्स होता है। तो यह फेफड़ा होता है। चूंकि हम सांस लेते हैं वो सीधे फेफड़े में जाता है। अब शरीर के सारे अंगों में फेफड़ा बनाना संभव नहीं है। तो इसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए अब यहाँ जो लास्ट वाला पॉइंट एक्सेप्शन बताए हैं वो ध्यान दीजिएगा। तो यह भर जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन लेने के लिए क्या, इसको लंग्स में जाना पड़ेगा। और लंग्स में जाने के लिए न कोई वेसल्स होनी चाहिए, नलिकाएं होती हैं। तो अब यहां से देखिए कि यहीं से एक विशेष प्रकार की नली निकलती है। क्या नली निकलती है? एक प्रकार की नली निकलती है, यानी नली निकलती है। और यह नली जो होती है हृदय से अंगों की ओर जाती है। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि हृदय से अंगों की ओर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? हृदय से अंगों की ओर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आर्टरी या धमनी कहते। कंफर्म हुआ? हृदय से अंगों की ओर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। चूंकि यह धमनी कहां पे जा रही है? फेफड़े में जा रही है। कहां जा रही है? फेफड़े में जा रही है। तो फेफड़े का जो शुद्ध रूप होता है, हिंदी जो होती है, इसी का नाम होता है। चूंकि धमनी है, ऑलरेडी धमनी है और यह फेफड़े में जा रही है, तो इसी का नाम दे दिया जाता है फुफ्फुसीय धमनी। क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। जिसे अभी लिखे थे पोलमनरी आर्टरी होता है, वहां पे लिखे थे, स्पेस में होने के कारण इसी का नाम इसका क्या होता है? पोलमनरी आर्टरी होती है। और इसके पहले बताए थे कि धमनी में सदैव क्या बहता है? प्योर ब्लड बहता है। बात समझ में आई? धमनी में सदैव कौन सा ब्लड बहता है? प्योर ब्लड बहता है। और प्योर जब ब्लड बहता है तो यहाँ पे कौन सा रुधिर सप्लाई हो रही है? अशुद्ध रुधिर सप्लाई हो रही है। तो धमनी का अपवाद हो गया कि नहीं हो गया? 5वां पॉइंट समझ में आया? इसीलिए अपवाद हो गई।
क्योंकि इसमें धमनी में सदैव शुद्ध रुधिर बहती है, शरीर में एक ही धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। कंफर्म हो गया। अब रुधिर यहां से गया और ऑक्सीजन को ग्रहण किया। रुधिर किया ऑक्सीजन को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद वो यहाँ ऑक्सीजन ग्रहण किया, और जब अशुद्ध रुधिर है, और अशुद्ध रुधिर जब ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा? प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ठीक यहां से तो कन्वर्ट हो गया। अब हृदय में लाने के लिए कोई ना कोई नली होनी चाहिए, तो हृदय से अंगों में लाने के लिए एक नली होती है। और यहाँ पे देखिएगा, ये जो नली होती है यह सीधे कहाँ पे आती है? बाया आलिंद में आती है। अब इस नली का नॉमिनेशन या नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? चूंकि यह लंग्स ऑर्गन्स है, अंग है, और यह क्या? हृदय है। तो अंगों से हृदय में जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं, वेन कहते हैं। चूंकि यह फेफड़े से आ रही है इसीलिए फुफ्फुसी सिरा होती है। क्या होती है? इसी के नाम, इसका नाम क्या होता है? पुलमोनरी वेन होता है। क्या होता है? वेन होता है। और इतना बताए थे कि वेन में सदैव क्या बहता है? इम्प्योर ब्लड बहता है। क्या बहता है? इम्प्योर ब्लड बहता है। तो इसीलिए क्या होगी? यह धमनी का अपवाद होगी। क्यों अपवाद होगी? क्योंकि इसमें प्योर ब्लड बहता है। कंफर्म हो गया? पांचवा पॉइंट कंफर्म हो गया। तो जब भी सिरा का अपवाद आपको निकालना है तो उसके आगे पुलमोनरी शब्द जोड़ दीजिए, वो धमनी का अपवाद और सिरा का अपवाद हो जाता है। इतनी चीजें आपको स्पष्ट हो गई। यहां तक रुधिर कहां पे आया? यहाँ पे आया। कहाँ आया? यहाँ पे आया। और किस कक्ष में आया? दाया आलिंद में आया। और दाया आलिंद में लगातार आता रहे तो रुधिर क्या होगा? यह चेंबर क्या होगा? राइट एट्रियम क्या होगा? भर जाएगा, फुल हो जाएगा। और इसको निकलने के लिए क्या होती है? एक विशेष प्रकार के वाल्व की आवश्यकता होती है। और वह वाल्व कौन सा होता है? यहाँ पे कौन सा वाल्व पाया जाता है? बाइकास्पिड वाल्व। क्या होते हैं? बाइकास्पिड वाल्व पाया जाता है। यहाँ पे जो वाल्व पाया जाता है यह बाइकास्पिड होता है, कास्पिड वाल्व होता है। और यह जो वाल्व, इसे द्विवल्नी कपाट या मिट्टल वाल्व कहते हैं। और यहां से रुधिर जब भर जाएगा तो इसमें कौन सा रुधिर आ रहा है? शुद्ध आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है। और यहां से जब आगे बढ़ा, ये भी क्या होगा? जो रुधिर जाएगा, यहाँ तो कोई फिल्ट्रेशन हो नहीं रहा है, सीधे यहाँ से कपाट का कार्य होता है, रुधिर को आगे फ्लो करना होता है। यहाँ पे कौन सा रुधिर आ रहा है? शुद्ध रुधिर आ रहा है। क्या होता है? शुद्ध रुधिर आ रहा है। अब चूंकि हार्ट को शरीर के सभी अंगों में मूव नहीं किया जा सकता है, तो यहीं से एक विशेष प्रकार की नली निकलती है। चूंकि हृदय से अंगों की ओर जा रही है तो इसे दैहिक महाधमनी कहते हैं। दैहिक को इंग्लिश में सिस्टेमिक एरोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टेमिक एरोटा कहते हैं। तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहीं से एक नली निकलती है, यहाँ पे बना दे रहे हैं हम। यहीं से एक नली निकलती है जिसका नाम होता है, क्या होता है? दैहिक महाधमनी होती है। और यह दैहिक महाधमनी जो होती है, यहां से देखिएगा, जो दैहिक महाधमनी होती यहीं से निकलती है, और यह सीधे ऐसी संरचना होती है, यहीं से निकलती है। और ये कई भागों में, यहां से जब निकलेगी तो यहां से देखिएगा, यहां से जब निकलेगी तो यह शरीर के विभिन्न भागों में क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्या होती है? बहुत भागों में इसका ब्रांचेज हो जाता है। तो इसी का नाम होता है दैहिक महाधमनी। क्या होता है? दैहिक महाधमनी होती है। यह बहुत बड़ी होती है, तो इसे सिस्टेमिक एरोटा कहते हैं। सिस्टेमिक एरोटा के नाम से जानते हैं। तो यही जो दैहिक महाधमनी जब हृदय सिस्टोल करता है, क्या करता है? सिस्टोल करता है, तो शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर की क्या होती है? सप्लाई हो जाती है। और जब जाने के बाद फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है, एक निश्चित सर्कुल के बाद सर्कुलेशन में चलता रहता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यही हमारा रुधिर का परिसंचरण तंत्र होता है। अब यहां से छोटे, अब इन चेंबरों में देख रहे हैं आप, इसको स्ट्रक्चर के रूप में देख रहे हैं कि यह जो चेंबर होता है सबसे स्ट्रांग होता है। यह चेंबर क्या होता है? सबसे स्ट्रांग और सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे, ये कौन सा चेंबर होता है? बायां नीले होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हृदय में शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर की सप्लाई किस कक्ष से होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से होती है। क्या होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से होती है। और यही जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यह सबसे क्या होता है? मजबूत और स्ट्रांग होता है। क्या होता है? चूंकि यहां से जब सिस्टोल करता है, सिस्टोल का मतलब सिकुड़ना होता है, जैसे सिस्टोल करता है क्या होता है? रुधिर बहुत तेजी के साथ क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। और जैसे ही जब आगे जाता है तो यहाँ जाने के बाद से क्या होता है? मैंने दिखाया था कि यहाँ पे जो धमनी होती है वो क्या होती है? टर्न होती है। क्या होती है? टर्न होती है।
और शरीर के त्वचा के संपर्क में आती है। क्या होती है? शरीर के त्वचा के संपर्क में आती है, जिसके कारण यहाँ पे प्रेशर अधिक होता है। क्या होता है? प्रेशर तो हर जगह होता है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, इसको मतलब इसको महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। इसीलिए बीपी को सदैव कहाँ पे नापते हैं? आर्म में नापते हैं, भुजाओं में नापते हैं, जो रुधिर दाब होता है, और उसी रुधिर दाब को नापने के लिए सबसे सुटेबल जगह होता है। लेकिन अब समस्या यहाँ होती है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ भी नहीं होते हैं, उनकी बीपी कहाँ से नापेंगे? तो वही बीपी जब यहाँ से जब चलती है तो यहाँ से भी ब्लड, बीपी को 3 जगह से नापा जा सकता है। यहाँ से भी नापा जा सकता है, और जो पैर होती है, पैर का जो टिबिया होती है, जो फीमर होता है, यहाँ से बीपी को नापा जा सकता है। तो बहुत सारी जगह होते हैं जो बीपी को आप नाप सकते हैं। तो यहाँ से आप बेसिक क्वेश्चन जो बनता है कि शरीर के, हृदय के किस भागों में प्योर ब्लड बहता है, किस भागों में अशुद्ध ब्लड बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। यानी हृदय के लेफ्ट भाग में प्योर ब्लड बहता है और राइट भाग में इम्प्योर ब्लड बहता है। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन बनता है, हृदय के किस कक्ष से रुधिर शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जाता है? राइट वेंट्रिकल से जाता है, और राइट वेंट्रिकल से जाता है, और शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर कहां पे आता है, किस कक्ष में? इसी कक्ष में आता है। तो यह जो प्रोसेस होती है बार बार होती रहती है। क्या होती है? यह प्रक्रिया जो होती है बार बार होती रहती है। तो इसी के कारण इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। और विगत कुछ वर्षों में एक क्वेश्चन आया था कि हृदय रेस्ट कब करता है? हम्म मैंने बताया था कि शरीर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है। क्या होती है? एक वॉल्यूमेंट्री होती है और दूसरा इनवॉल्यूमेंट्री होती है। वॉल्यूमेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक क्रियाएं, दूसरा क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाएं। तो पाचन, श्वसन और उत्सर्जन सब क्या होती है? इनवॉल्यूमेंट्री एक्शन होती है, क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो यही जब नियंत्रण नहीं होता है तो हृदय को संचालित करने के, रेगुलेट करने के लिए ब्रेन होता है। क्या होती है? ब्रेन। और ब्रेन में नर्व्स पाई जाती है, तंत्रिकाएं होती हैं। जैसे संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या होता है? केबल होते हैं, अब तो WL आ गया है। और उसी के कारण इस संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में 12 पेयर्स नर्व्स, तंत्रिकाएं होती हैं, और वह तंत्रिकाओं को रोमन डिजिट में इंडिकेट करते हैं। और हृदय को जाने वाली तंत्रिका कौन सी होती है? हृदय को जाने वाली तंत्रिका कौन सी होती है? वेगस होती है। क्या होती है? वेगस। और ये कौन सी तंत्रिका होती है? 9वीं तंत्रिका होती है। इन तंत्रिकाओं को नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, केवल आप डालिए कि हृदय को रेगुलेट करने के लिए कौन सी तंत्रिका होती है? वेगस होती है। इन तंत्रिकाओं के नाम होते हैं ऑल्फैक्टिक, ऑप्टिक, ऑक्सीक्यूलोमीटर, ट्रांकियल, ट्राइजीमेनियल, फेंसियल, एविडेंस। क्या होती है? ऑडिटरी, वेगस, ग्लाइसोफेरेंजियल, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपो, ये सब 12 तंत्रिका। इतना टेंशन ना लीजिए, ये 9वीं तंत्रिकाएं होती हैं। और यही जो तंत्रिका होती है, इसी को यही कारण होता है कि हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता है। क्या होते हैं? और हार्ट जो बीट होते हैं, हृदय स्पंदन, और हृदय स्पंदन क्या होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज के चौथे या 6वें वीक से क्या होती है? हार्ट बीट शुरू हो जाती है और जीवन के अंत तक यह चलती रहती है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, इनका अध्ययन कैसे किया जाता है इसको हम नोट करा देंगे। ठीक है, इतना रहने दिया जाए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम यही चीजें होती है, बेसिक चीजें। यदि बायोलॉजी यदि आप फिगर से ड्रा करके आप नहीं पढ़ेंगे, जैसे मैथ फार्मूले के बिना नहीं चल पाता है, वैसे बायोलॉजी को आप फिगर से ड्रा करके नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो चीजें समझ में कभी नहीं आती। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें होती हैं। और इसमें बीपी को कैसे नापा जाता है इसको हम आगे कल नोट करा देंगे, एक दिन की और क्लास है। इसके बाद से आपको फूड मटेरियल आ जाएगा। ठीक, और कोई समस्या नहीं? और इसके लिए आप लोगों को कहना हो कि आपको बहुत ज्यादा नहीं, आपको पास लूसेंट तो रखे ही होंगे सब लोग, थोड़ा अपडेट टूट से पुरानी लूसेंट को बंद कर दीजिए पढ़ना। जो नई आ गई है, अपडेटेड लूसेंट आ गई है, उसको आप ले लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, वहां तक कि लूसेंट से आप लूसेंट को एकदम केयरफुली पढ़ लीजिए तो पीसीएस में कम से कम 60, 70, 80 क्वेश्चन मिलते हैं उससे। लेकिन केयरफुली कोई पढ़ नहीं पाता है। क्या चीज? वो लाइन बाय लाइन, क्यों वहां फिगर ड्रा नहीं किया, समस्या उत्पन्न हो जाती है ना, चाहे वो ज्योग्राफी का हो
ज्योग्राफी का हो, कोई भी सब्जेक्ट, तो चीजें बहुत अच्छी दी है लेकिन उसमें फिगर ड्रा नहीं किया गया है। मैंने बताया था शुरू में, जो एक फीवर होता है, जो इसमें एक नाम होता है, एक जो इसमें इंट्रा आरिकुलर, जो अंतरा आलिंद पट होता है, इसे अंतरा आलिंद पट कहते हैं। और इसी में क्या होता है, इसी का दो तरह से होता है, इसका निर्माण नहीं हो पाता है इन्हीं दीवारों को, और निर्माण नहीं हो पाता है इसी को छेद या होल के नाम से आप जानते हैं। इसका दूसरा कारण होता है मादक द्रव्यों का सेवन अन्य कारण से। क्योंकि इसमें समस्या क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, समस्या क्या होती है कि जैसे आप इसमें जब इस किसी को हटा देंगे तो इसका प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिससे बीपी अनियंत्रित होने लगेगी शरीर के। अब मान लीजिए कि जो प्रेशर यहाँ आना चाहिए, क्या होंगे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। न तो यहाँ प्योर, न तो कोई भी बैग, न तो इधर प्योर इम्प्योर बह पाएगा, न तो इधर। इसलिए ब्लड क्या होता है, मिक्स हो जाता है, जिसके कारण शरीर के अन्य ऑर्गन्स को, चूंकि यह ऑक्सीजन जब जाता है तो जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं यहाँ पे जाता है, यहाँ बर्निंग होती है और एनर्जी मिलती है। जब ऑक्सीजन ही की सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, भोज्य पदार्थों का क्या होगा, ऑक्सीडेशन या बर्निंग नहीं होगी, ऊर्जा कम होगा। यही कारण होते हैं कि सारी चीजें, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और इस बॉडी को बेसिक रूप से एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये बॉडी नहीं देखती है कि आपके एनर्जी प्राप्त करने के सोर्सेज क्या हैं, आपके खाने के सोर्सेज क्या हैं। इसको चाहिए, चाहे आप पढ़िए, सोइए, कुछ भी कीजिए, इसको भोजन चाहिए। ठीक है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, 2 दिन 4 दिन कर सकते हैं, 2 दिन 4 दिन करेंगे तो इसका इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो यह भोजन का अभिप्राय होता है कि बहुत यहाँ तक खाने की जरूरत नहीं होती है। भोजन को अपने कैपेसिटी से 20% या 30% कम खाना चाहिए। कभी भी ध्यान दीजिएगा, भोजन कभी भी कीजिएगा, अपनी कैपेसिटी से आप 20% कम खाइएगा। 20% या 30% कम खाएंगे तो आप 110% जो खाते हैं उससे ज्यादा दुगुना प्रॉफिट होता है। लेकिन जब आप 110 से, जब 100 से ज्यादा कर देते हैं तो वही क्या होते हैं, बहुत सारी समस्याओं को क्रिएट करने लगती हैं। ठीक है, तो यही कारण होते हैं। कभी भी भोजन को, चाहे कितना भी अच्छा भोजन, मैं कुछ लोगों को देखा भोजन को इतना अधिक खा लेते हैं तो समस्याएं हो जाती हैं, तो उसको मूव करने के लिए क्या होता है, जगह ही नहीं मिल पाती है। ठीक है, ये सब सारी चीजें होती हैं। चलिए,
बड़ा नोटिस कर रहा है अभिषेक इसका कोशिकाएं होते हैं पतलियों के अरे यार बस मजाक बना रहा है झारखंड ले गए नहीं सब दिखता है यार नहीं दिखता किसी को देखो क्या कैसे बताओ इससे पहले खुशी क्लास में साथ में तो अरे तो हाँ अब दुखी क्यों गाड़ी क्लास की रहती तो मतलब दुखी होगी इसने अपने स्टेटस लगाया थे सबके बहन क्या इसलिए मजा था तुम्हें रोज फोटो पहले थी तुम भी टेंशन ले रहे तुम भी टेंशन ले रहे क्यों आ गया अपने घर में लिंक शेयर तो किसी का बनाते हैं अरे मुझे जैसे सर सियाचिन में पूछ रही है अब हम सोच रहे सर ये पूछ रही है कि हम कहाँ जाए थोड़ी सी बस अब अगर तुम अगर बता रहे हो कोई चीज कहाँ है मैं सोचती हूँ कि इतना से पूरा जैसे पूरा जाएगी लगता है पागल संडे में यहाँ पे क्वेश्चन दीजिए दोबारा ज्वाइन कर लेना।